नमस्कार। डीवीएन टीवी की बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ नेहा। आज हम इस बुलेटिन में जानेंगे पहलगाम हमले के 1 महीने पूरे होने के बाद क्या क्या हुआ, देखेंगे कैसे विदेश मंत्री एस जयशंकर ने खोली पाकिस्तान की पोल, बात करेंगे आखिर पहली बार ईडी पर क्यों भड़का सुप्रीम कोर्ट, जानेंगे कोरोना वायरस का नया वेरिएंट है कितना ज्यादा खतरनाक, और बुलेटिन के आखिर में बात करेंगे यूट्यूबर ज्योति मल्होत्रा की बढ़ती हुई मुश्किलों की। लेकिन इन सभी खबरों से पहले एक नजर आज की कुछ हेडलाइंस पर। इंग्लैंड दौरे के लिए भारतीय टीम का बड़ा ऐलान, वैभव सूर्यवंशी को मिली टीम में जगह। जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ में 2 आतंकवादी हुए ढेर, सुरक्षा बलों ने 2 सप्ताह में 8 दहशतगर्दों को मार गिराया। झांसी में आंधी तूफान के कारण 100 से अधिक तोतों की मौत, मौके पर पहुंची वन विभाग की टीम। बॉर्डर के पास पीएम नरेंद्र मोदी ने बीकानेर में करनी माता मंदिर के दर्शन किए, नाल एयरबेस भी जाएंगे। महाराष्ट्र के चंद्रपुर में जिले में बाघ का आतंक जारी, 13 दिनों में 9 लोगों को बनाया अपना निवाला। बिहार के बेतिया में एक प्रतिष्ठित कॉलेज में बत्ती गुल पर मोबाइल टॉर्च जलाकर छात्रों ने दिया एग्जाम, सामने आया वायरल वीडियो। मध्य प्रदेश के इंदौर में चीनी और बांग्लादेशी कपड़े बेचने पर लगेगा 1,11,000 रुपए का जुर्माना, व्यापारी संगठन ने लिया फैसला। झारखंड में 3 दिन पुरानी खिचड़ी और सड़े हुए अंडे खाकर बीमार हुए बच्चे, आंगनबाड़ी के खाने पर उठे सवाल। यूट्यूबर ज्योति मल्होत्रा से उज्जैन पुलिस करेगी पूछताछ, महाकाल मंदिर के वीडियो पर उठ रहे हैं सवाल। 1 करोड़ 5 लाख का इनामी बसव राजू ढेर, 50 घंटे तक चले ऑपरेशन कगार में टॉप माओवादी लीडर का खात्मा, नक्सलवाद पर निर्णायक वार। इंडिगो की फ्लाइट पर गिरे ओले तो करनी पड़ी श्रीनगर में इमरजेंसी लैंडिंग, विमान का अगला हिस्सा पूरी तरह से हुआ क्षतिग्रस्त। हरियाणा में 2.5 साल बाद कोरोना वायरस की एंट्री, 2 जिलों में 3 केस मिले, मुंबई से लौटी महिला पॉजिटिव। ये तो थी आज की हेडलाइंस। अब चलिए बात कर लेते हैं बड़ी खबरों की। जम्मू कश्मीर के पहलगाम आतंकी हमले में एक विदेशी समेत 26 पर्यटकों की जान चली गई थी। ये नृशंस वारदात 22 अप्रैल को हुई थी। इस कायराना आतंकी हमले के आज 1 महीने पूरे हो गए हैं। इन 1 महीनों में काफी कुछ हुआ। तेजी से बदलते घटनाक्रम में भारत ने सिंधु जल समझौता रद्द कर दिया, पाकिस्तान में आतंकी ठिकानों को निशाना बनाया, पाकिस्तान के साथ जंग जैसी स्थिति बनी और फिर युद्ध विराम भी हो गया। इस 1 महीने में पहलगाम हमले की जांच से लेकर भारत के ग्लोबल मिशन तक क्या क्या हुआ। पहलगाम हमले के अगले ही दिन मामले की जांच राष्ट्रीय जांच एजेंसी ने अपने हाथ में ले ली थी। एनआईए की टीम ने 23 अप्रैल को इस आतंकी हमले की जांच शुरू कर दी थी। जांच टीम ने लगातार वैसरन घाटी पहुंचकर मौका वारदात का निरीक्षण किया और पूछताछ की। विदेश मंत्रालय की ओर से संसद की स्थायी समिति को ये जानकारी दी गई है कि पहलगाम हमले में शामिल आतंकियों और पाकिस्तान में बैठे उनके आकाओं के संपर्क सूत्र जुड़े हुए हैं। यह हमला पहले के उन हमलों से मिलता जुलता है जिनकी जिम्मेदारी द रेजिस्टेंस फ्रंट यानी टीआरएफ ने ली थी। टीआरएफ लश्कर ए तैयबा का ही दूसरा नाम है। पहलगाम आतंकी हमले के बाद अगले ही दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में सुरक्षा मामलों की कैबिनेट कमेटी यानी सीसीएस की बैठक हुई थी। 23 अप्रैल को हुई इस बैठक में पाकिस्तान के साथ सिंधु जल समझौते को लेकर बड़ा फैसला लिया गया था। भारत ने सिंधु जल समझौते को निलंबित कर दिया। इसकी जानकारी पाकिस्तान को भी दी गई। पाकिस्तान से भारत ने 2 टूक कह दिया कि वह जब तक आतंक को समर्थन देना बंद नहीं करेगा, ये संधि स्थगित रहेगी। प्रधानमंत्री आवास पर पीएम मोदी की अध्यक्षता में हुई इस बैठक में गृह मंत्री अमित शाह, विदेश मंत्री एस जयशंकर, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के साथ ही राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल मौजूद थे। सीसीएस की बैठक में ही भारत ने एक और बड़ा फैसला लिया था।
भारत की ओर से अटारी बॉर्डर को भी बंद करने का ऐलान कर दिया गया था। अटारी इंटीग्रेटेड चेक पोस्ट को तत्काल प्रभाव से बंद करने का ऐलान करते हुए भारत ने पाकिस्तान के नागरिकों को जारी वीजा रद्द कर दिया। विदेश सचिव विक्रम मिस्री ने सार्क वीजा छूट स्कीम के तहत पाकिस्तानी नागरिकों को जारी वीजा रद्द कर दिए जाने की जानकारी दी और कहा कि इस वीजा पर भारत आए लोग 48 घंटे में देश छोड़ दें। वैध दस्तावेजों के आधार पर भारत आए पाकिस्तान के नागरिकों से 1 मई के पहले देश छोड़ने के लिए कहा गया था। भारत ने पहलगाम हमले के अगले ही दिन पाकिस्तानी दूतावास के रक्षा या सैन्य, नौसेना और वायुसेना के सलाहकारों को पर्सोना नॉन ग्राटा यानी अवांछित घोषित कर दिया था। इन अधिकारियों से 7 दिन के भीतर भारत छोड़ने को कहा गया था। पाकिस्तानी दूतावास के अधिकारी एहसान और रहीम उर्फ दानिश को सरकार ने 13 मई को अवांछित घोषित कर भारत छोड़ने के लिए कहा। पहलगाम हमले के 1 महीने पूरे होने से ठीक 1 दिन पहले 21 मई को भी भारत ने एक पाकिस्तानी अधिकारी को पर्सोना नॉन ग्राटा घोषित कर 24 घंटे के भीतर देश छोड़ने के लिए कहा था। भारत सरकार ने सेना को आतंकियों के खिलाफ एक्शन के लिए खुली छूट भी दे दी थी। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने एक डच चैनल को दिए इंटरव्यू में भारत और पाकिस्तान के बीच अमेरिका की मध्यस्थता के दावे को खारिज किया। उन्होंने कहा कि पहलगाम में आतंकी हमले का मकसद धार्मिक उन्माद पैदा करना था। पाक सेना प्रमुख मुनीर एक धार्मिक कट्टर शख्स हैं। उन्होंने कहा कि मुनीर ने अपने कई बयानों से इसको जाहिर भी किया है। उस समय यूएस समेत कई देश हमारे संपर्क में थे। उन्होंने स्पष्ट शब्दों में कहा कि युद्ध विराम यानी सीज फायर भारत और पाकिस्तान के बीच सीधी बात के बाद हुआ। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए घातक आतंकी हमले के मद्देनजर पाकिस्तान के नेतृत्व, खासकर उसके सेना प्रमुख जनरल असीम मुनीर पर चरम धार्मिक दृष्टिकोण से प्रेरित होने की बात कही। डच प्रसारक NOS से बात करते हुए जयशंकर ने कहा कि पहलगाम में हमला, जिसमें 26 नागरिक मारे गए, उनमें से ज्यादातर पर्यटक थे। ये हमला पाकिस्तान समर्थित आतंकवादियों द्वारा किया गया था, जिन्होंने हिंदू धर्म के आधार पर लोगों को निशाना बनाया था। अमेरिकी राष्ट्रपति ने व्यापार चर्चाओं के जरिए भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव को कम करने में अपनी भूमिका दोहराई। उन्होंने कहा कि दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति सिरिल रामाफोसा के साथ अपनी बातचीत के दौरान ट्रंप ने पीएम मोदी के साथ अपने संबंधों पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि अगर आप देखें कि हमने पाकिस्तान और भारत के साथ अभी क्या किया, तो हमने उस पूरे मामले को सुलझा लिया। उन्होंने कहा कि मुझे लगता है कि मैंने इसे बिजनेस के जरिए सुलझा लिया है। हम भारत के साथ एक बड़ा सौदा कर रहे हैं, हम पाकिस्तान के साथ एक बड़ा सौदा कर रहे हैं। आप जानते हैं कि किसी को आखिरी में गोली चलानी थी, लेकिन गोलीबारी बद से बदतर होती जा रही थी, बड़ी और बड़ी, देश में और भी गहरी होती जा रही थी। हमने उनसे बात की और हमने इसे सुलझा लिया। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान में कुछ बेहतरीन लोग और कुछ वाकई अच्छे नेता हैं और भारत मेरा दोस्त है। तमिलनाडु स्टेट मार्केटिंग कॉरपोरेशन में हुए कथित घोटाले की जांच कर रही ईडी यानी प्रवर्तन निर्देशालय को सुप्रीम कोर्ट ने फटकार लगाई है। मुख्य न्यायाधीश भूषण रामकृष्ण गवई का कहना है कि केंद्रीय जांच एजेंसी सीमाएं लांघ रही हैं। उन्होंने ईडी पर संविधान के उल्लंघन के भी आरोप लगाए। कोर्ट ने कार्यवाही पर रोक लगाने के आदेश दिए हैं, साथ ही एजेंसी से जवाब दाखिल करने के लिए कहा है। दरअसल गुरुवार को सुप्रीम कोर्ट में तमिलनाडु सरकार की ओर से दाखिल याचिका पर सुनवाई चल रही थी। याचिका में मद्रास हाईकोर्ट की तरफ से ईडी को मिली जांच की स्वतंत्रता को चुनौती दी गई थी। उच्च न्यायालय ने TASMAC में ईडी को कथित 1000 करोड़ रुपए के घोटाले की जांच के लिए खुली छूट दे दी थी। CGI ने कहा कि अपराध निगम के खिलाफ कैसे हो सकता है, निगम के खिलाफ आपराधिक मामला, आपका प्रवर्तन निर्देशालय सभी सीमाएं लांघ रहा है, कार्यवाही पर रोक लगाए। जब अधिकारियों के खिलाफ FIR है तो वहां ईडी क्यों जा रही है, ईडी हलफनामा दाखिल करे। उन्होंने आगे कहा कि ईडी संविधान का उल्लंघन कर रही है, ईडी वाकई सीमाएं लांघ रही है। इस पर ASG SV राजू ने कहा कि यहाँ एक बहुत बड़ा घोटाला है, मुझे जवाब दाखिल करने दें। CGI ने यह भी कहा कि ईडी संघीय ढांचे को तबाह कर रही है। उन्होंने कहा कि सभी सीमाएं लांघी है। सुप्रीम कोर्ट ने कार्यवाही पर रोक लगाने का आदेश जारी किया।
मार्च में एजेंसी ने दावा किया था कि TASMAC के काम में कई अनियमितताएं मिली है। साथ ही एजेंसी ने कहा था कि 1000 करोड़ रुपए की बेहिसाब नकदी भी मिली थी। ईडी ने कीमत तय करने में भी धोखाधड़ी किए जाने की बात कही थी। इसके साथ ही एजेंसी लगातार छापे भी मार रही थी। बीते सप्ताह ही रेड की गई थी और उस दौरान PMLA के तहत 10 ठिकानों की तलाशी ली गई थी। ईडी का दावा था कि उसे छेड़छाड़ किया गया डेटा मिला था, जिससे संकेत मिल रहे थे कि टेंडर वितरण के समय धोखाधड़ी की गई थी। इसके बाद तमिलनाडु के एक्साइज मंत्री S मुथुस्वामी ने ईडी पर सरकारी अधिकारियों को परेशान करने और राजनीतिक प्रतिशोध के तहत कार्यवाही के आरोप लगाए थे। उनका कहना था कि ईडी के पास अनियमितताओं को लेकर कोई सबूत नहीं है। देश विदेश में एक बार फिर कोरोना के मामलों में वृद्धि देखी जा रही है। साल 2022 में इस वायरस ने जन्म लिया था, जिसके बाद दुनिया भर के लोगों ने इससे हुए विध्वंस को देखा था। सिर्फ एक वायरस ने लाखों लोगों की जान ले ली थी। अब एक बार फिर से इस वायरस के नए वेरिएंट ने दबे पैरों फिर से वापसी कर ली है। हांगकांग, सिंगापुर और थाईलैंड के बाद भारत के महाराष्ट्र में कोरोना के नए वेरिएंट JN.1 के मामले पाए गए हैं। यहां अभी तक 53 एक्टिव केस की पुष्टि की गई है, जिसके बाद राज्य सरकार पूरी निगरानी बरत रही है। अब उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने भी कोरोना को लेकर नई गाइडलाइंस जारी की हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने हाई लेवल मीटिंग की है, जिसमें उन्होंने अपने सभी अधिकारियों के साथ अलर्ट मोड पर काम करने के निर्देश दिए हैं। बैठक में स्वास्थ्य विभाग, चिकित्सा शिक्षा विभाग, जिला प्रशासन और अन्य संबंधित अधिकारी शामिल थे। सीएम योगी ने बताया कि फिलहाल राज्य में नए वेरिएंट के कोई एक्टिव मामले नहीं हैं और ना ही पुराने कोई कोविड के मामले हैं, इसीलिए राज्य में फिलहाल हालात स्थिर हैं। लेकिन विदेशों में बढ़ते मामलों के मद्देनजर रखते हुए सावधानी और निगरानी दोनों करना जरूरी है। किसी भी तरह की लापरवाही बड़े नुकसान का कारण बन सकती है। कोरोना का ये नया वेरिएंट ओमिक्रॉन वेरिएंट का ही सब वेरिएंट है, जिसे JN.1 माना जा रहा है। भारत में साल 2023 में इस प्रकार का एक मामला मिल चुका है और ओमिक्रॉन वेरिएंट भी संक्रमण कर चुका है। इसीलिए देश के लिए ये कोई नया प्रकार नहीं है। इसे अन्य प्रकारों से थोड़ा अधिक गंभीर माना जा रहा है। हांगकांग में कोरोना से हुई मौतों की लिस्ट में बुजुर्ग शामिल थे। इससे ये माना जा रहा है कि कम इम्यूनिटी और बुजुर्गों को JN.1 वेरिएंट से खतरा ज्यादा है। नाक बहना, खांसी, बुखार और गले में खराश इस वेरिएंट के संकेत हो सकते हैं। इसके अलावा सिर दर्द, उल्टी, मतली और दस्त के साथ ठंड लगना भी JN.1 वेरिएंट के लक्षण है। भारत में उन लोगों को इस वेरिएंट से ज्यादा रिस्क है जिन्होंने वैक्सीन और बूस्टर डोज नहीं ली है। कोरोना के नए वेरिएंट के संक्रमण से बचने के लिए आपको साफ सफाई का ध्यान रखना होगा। हाथों को धोएं और सैनिटाइज का इस्तेमाल करें, मास्क का प्रयोग करें। सर्दी जुकाम होने पर खुद को दूसरों से अलग कर लें। हरियाणा की यूट्यूबर ज्योति मल्होत्रा की मुश्किलें लगातार बढ़ती जा रही है। पाकिस्तान के लिए जासूसी के शक में अरेस्ट की गई यूट्यूबर को पुलिस ने रिमांड खत्म होने के बाद आज एक बार फिर कोर्ट में पेश किया, जिसके बाद कोर्ट ने ज्योति को फिर एक बार 4 दिन की रिमांड पर भेज दिया है। इससे पहले ज्योति को 5 दिन की रिमांड पर भेजा गया था। इस दौरान सुरक्षा एजेंसियों ने उससे कई घंटों तक पूछताछ की थी। पेशी के वक्त ज्योति के पिता हरीश को उससे मिलने नहीं दिया गया। बता दें कि पुलिस ने ज्योति को 16 मई को अरेस्ट किया था। बताते चले कि सुरक्षा एजेंसियां ज्योति को लेकर पठानकोट गई थी, क्योंकि एजेंसियों को उसकी पठानकोट विजिट और वहां से सेना के कैंप की जानकारी शेयर किए जाने का शक था। पेशी के दौरान पुलिस ने कोर्ट को बताया कि 5 दिन की रिमांड के दौरान ज्योति ने पुलिस को पूछताछ में क्या बताया। जानकारी के अनुसार पुलिस ने ज्योति को कोर्ट में भारी सुरक्षा के बीच पेश किया था। इधर जांच एजेंसी इस एंगल से भी पड़ताल कर रही है कि ज्योति ने सिर्फ ट्रैवलिंग के इरादे से वीडियो बनाए थे या फिर उसमें पाकिस्तानी एजेंट्स के लिए कोई कोड छिपा था। जांच एजेंसियां उसके बैंक अकाउंट्स की भी जांच कर रही है। वहीं हिसार पुलिस ने ज्योति को लेकर की गई पूछताछ में अब तक कई बड़े दावे किए हैं। पुलिस ने बताया कि ज्योति को जब अरेस्ट किया गया था तो वह पाकिस्तान के खुफिया अधिकारियों के संपर्क में थी। उसने सेना और जांच एजेंसियों से जुड़ी कुछ जानकारियां पाकिस्तानी अधिकारियों से शेयर की थी। सूचना के लिए ज्योति व्हाट्सएप, स्नैपचैट जैसे ऐप का इस्तेमाल करती थी। हिसार के एसपी ने बताया कि ज्योति की व्हाट्सएप चैट को लेकर अभी कुछ भी कहा नहीं जा सकता है। ज्योति की अली हसन के साथ एक चैटिंग सामने आई थी, जिसमें वह पाकिस्तान के साथ शादी कराने की बात कह रही है।
वहीं आज के लिए बस इतना ही। ऐसी ही खबरों को जानने के लिए बने रहिए DBN TV न्यूज के साथ।